तो बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। स्वाध्याय में जो नहीं दिए थे ऐसे सवालों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारा उदाहरण नंबर 10 है। तो ये जो है पूछा गया है मार्च 2018 में और जुलाई 2019 में आधी रकम करके पूछा गया। तो आप इसकी आधी रकम कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। और इस बार के गाला पेपर में पेपर नंबर 5 में ये दिया गया है। तो गाला के पेपर में भी ये सवाल आता ही आता है हर साल। इस साल है 2026 के गाला पेपर में ये पाँचवा पेपर है, 5वें पेपर का सवाल है। ओके, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। मिलना बाकी कमीशन इतना है, तो ये आप पढ़ लेना ध्यान से। हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्म पूरा बना लेना है। तो अब कैसे बनाओगे, आपको अब प्रैक्टिस हो ही गई होगी। तो यहाँ पक्की तलपट में लिखना है इक्विटी और दायित्व में पहला है वो मुख्य शीर्षक है शेयर धारकों का फंड। फिर उसमें दो उप शीर्षक आते हैं शेयर पूंजी, अनामत और दायित्व। ओके, आधिक्य और बिन चालू दायित्व है, ये मुख्य शीर्षक है। तो दीर्घकालीन उधार ली रकम ये उपशीर्षक हैं, ये 3 अन्य दीर्घकालीन दायित्व और दीर्घकालीन प्रावधान। ओके, यहाँ पर देखते हैं तीसरा मुख्य शीर्षक है इधर अल्पकालीन उधार ली रकम, बी है व्यापारी देना, सी है अन्य चालू दायित्व, डी है अल्पकालीन प्रावधान। ऐसे ही संपत्ति साइड हमने इधर साइड बनाया है। ओके, आप भी इससे बना के तैयार रखना। संपत्तियां बिन चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्ति जिसमें दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति है। फिर बिन चालू विनियोग है, दीर्घकालीन लोन धिराण है, अन्य बिन चालू संपत्ति। आपका समय बचे इसके लिए हम लोग पहले से लिख लिए हैं। चालू संपत्ति में आएगा चालू विनियोग, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, अल्पकालीन लोन और धिराण, अन्य चालू संपत्तियां। तो ये कैसे याद किया जाता है, तो हमने आपको आगे थोड़ा समझाया था। तो हमारे पूरे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं मिलना बाकी कमीशन कहाँ पर है, 20,000 दिया गया है। मिलना बाकी कमीशन कहाँ पर आएगा, यानी कमीशन मिलेगा। ओके, तो ये हमारी संपत्ति हुई। संपत्ति जो किस चालू संपत्ति बिन चालू संपत्ति, जो हमारी चालू संपत्ति है, बराबर, हमने कोई काम किया होगा उस पर कमीशन मिलना है तो इसी साल किया होगा, इसलिए मिलना बाकी कमीशन यहाँ पर लिखा है, बराबर। अब हमको यहाँ पर कहाँ पर लिखे जाएंगे, तो वहाँ पर तो कितने हैं उपशीर्षक, उसके अंदर किसके अंदर आएगी, तो अन्य चालू संपत्ति में आएगा, बराबर। संपत्ति है, चालू संपत्ति है और किस उपशीर्षक के अंदर आएगा, तो ये आएगा हमारा अन्य चालू संपत्ति। तो उसमें हम लोग इसमें लिखते हैं। तो ये हमारा संपत्ति साइड का दिया गया है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कोष्टक में लिख देते हैं मिलना बाकी कमीशन। ओके, मिलना बाकी कमीशन कितना है, 20,000 है, तो 20,000 लिखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब ये है ज़मीन मकान 10 लाख है। तो ज़मीन मकान कहाँ पर आता है, आपको मालूम है, संपत्ति बिन चालू संपत्ति है। बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति होगी। स्थायी संपत्ति के अंदर कहाँ पर आता है, दृश्य संपत्ति के अंदर लिखेंगे 10 लाख। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 10 संपत्ति के अंदर लिखते हैं ज़मीन मकान कितना आता है, 10 लाख आता है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ओके, तो लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो हाइप भी कर दीजिए। कुछ पॉइंट मिलते हैं आपकी तरफ से हमको, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हाइप भी कर देना अगर आपको दिखाई देता है। तो 7 दिन तक ही दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखाई देता है। अब आप देखते हैं इक्विटी शेयर पूंजी 10 लाख है, ये भी आपको पता है इक्विटी दायित्व के अंदर आता है। ओके, इक्विटी दायित्व में शेयर धारकों के भंडोल या फंड में आता है। उधर लिखा हुआ है शेयर पूंजी, इक्विटी शेयर पूंजी लिखिए, उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, तो ये हमारा इक्विटी और दायित्व में शेयर धारकों का फंड या भंडोल लिखा हुआ होगा। ये शेयर पूंजी लिखेंगे तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर इक्विटी। ओके, इक्विटी शेयर पूंजी कितनी है, 10 लाख है, 10 लाख लिख देते हैं। ओके, अब हमारे पास है बैंक शिल्लक कितना है, 45,000 है। बैंक शिल्लक 45,000 है, तो ये संपत्ति है। संपत्ति है तो कौन सी संपत्ति है, चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति में किसके अंदर आएगा, तो रोकड़ और रोकड़ समकक्ष के उपशीर्षक के अंदर
आता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं। ओके, तो ये संपत्ति साइड है, चालू संपत्ति में आएगा और कहाँ पर आएगा, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। तो यहाँ लिखते हैं क्या है, ये बैंक शिलक है, तो बैंक शिलक। ओके, कितना है, 45,000 है, 45,000। ओके, आगे देखते हैं। अब 5 में आता है सामान्य अनामत। सामान्य अनामत कितना है, 20,000 है, ये आपको पता ही है। सामान्य अनामत तो अनामत आधिक्य है, कहाँ पर है, तो शेयर धारकों के भंडोल के अंदर इक्विटी दायित्व है, उधर शेयर धारकों का भंडोल मुख्य शीर्षक है, उप शीर्षक कौन सा है, अनामत और आधिक्य के अंदर इसको 20,000 लिखना है। तो ये है इक्विटी और दायित्व, उसमें मुख्य शीर्षक है शेयर धारकों का भंडोल, उसमें उप शीर्षक है अनामत और आधिक्य। इसके अंदर आ जाता है हमारा सामान्य अनामत, तो ये लिखते हैं सामान्य अनामत। ओके, कितना है, 20,000 है, तो यहाँ 20,000 लिख देते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पर अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक क्या है, चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति में कहाँ पर आता है, माल सामग्री के अंदर आता है 1,80,000। ओके, हम लोग लिखते हैं वहाँ पर ही चालू संपत्ति में माल सामग्री में लिखेंगे। तो ये है हमारी संपत्तियाँ, जिसमें बिन चालू संपत्ति नहीं, चालू संपत्ति में आएगा, माल सामग्री के अंदर आता है। तो यहाँ लिखते हैं अंतिम स्टॉक। ओके, अंतिम स्टॉक लिखते हैं, कितना आएगा, 1,80,000 आता है। ओके, 1,80,000 लिखा। अब लिखते हैं लेनदार। लेनदार कितना है, 4 लाख। लेनदार कहाँ पर आता है, तो ये है इक्विटी दायित्व की तरफ आता है। ओके, इक्विटी दायित्व के अंदर आपके चालू दायित्व जो है मुख्य शीर्षक, उसके अंदर क्या दिया है, बी में दिया है व्यापारी देना। क्या है ये, व्यापारी देना है, तो 4 लाख व्यापारी देना में लिखते हैं। तो ये इक्विटी और दायित्व के अंदर तीसरा जो है चालू दायित्व, उसमें व्यापारी देना लिखा है, उसमें लिखेंगे लेनदार। क्या आएगा, लेनदार। कितना दिया है, लेनदार तो 4 लाख है। ओके, तो लेनदार कितना है, 4 लाख है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 लाख। ओके, अब है देनदार। देनदार क्या है, हमारी संपत्ति है। संपत्ति में किस प्रकार की संपत्ति है, तो चालू संपत्तियां हैं। चालू संपत्ति है, चालू संपत्ति में कौन से उपशीर्षक के अंदर आता है, तो व्यापारी लेना में आता है। कितना है, 2,30,000। 2,30,000 हम लोग व्यापारी लेना में लिखते हैं। तो ये हमारी संपत्ति, जिसमें हमारे पास है चालू संपत्ति, व्यापारी लेना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देनदार। देनदार कितना है, देनदार तो है देखते हैं कितना है, 2,30,000 है। कितना है, 2,30,000। ओके, आगे देखते हैं। तो डिवेंचर है दिए 10% के डिवेंचर 1,30,000। तो डिवेंचर दिए हो तो क्या आता है, दीर्घकालीन ली उधार रकम है। ओके, तो कैसा दायित्व है ये, बिन चालू दायित्व है। बिन चालू दायित्व में है दीर्घकालीन ली गई उधार रकम में डिवेंचर लिखते हैं 1,30,000। ओके, यह इक्विटी दायित्व, इक्विटी व दायित्व, इसमें बिन चालू दायित्व में इसके अंदर ये आएगा उपशीर्षक दीर्घकालीन उधार ली रकम। डिवेंचर हमेशा यहीं आते हैं। यहाँ लिखेंगे 10% के डिवेंचर। ओके, कितना है, 1,30,000। 1,30,000 है। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डिवेंचर वापसी अनामत के विनियोग कितना है, 30,000। तो ये नया पॉइंट है, अभी तक आया नहीं था। तो ये जो है क्या है, संपत्ति विनियोग किया है, यानी संपत्ति है हमारी। संपत्ति में किस आएगा, तो बिन चालू संपत्ति है। कौन सी है ये, बिन चालू संपत्ति है। बिन चालू संपत्ति में बिन चालू विनियोग में ये आता है, विनियोग वहीं लिखा है। बिन चालू विनियोग कितना है हमारे पास, 30,000 है। तो यहाँ पर है संपत्तियाँ, यहाँ पर बिन चालू संपत्ति के अंदर बिन चालू विनियोग के अंदर आता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं डिवेंचर वापसी। आप एक एक अक्षर लिखना जिससे आपके उसके अंदर आ सके, अनामत के विनियोग। ओके, विनियोग लिख देते हैं खाली। कितना है, 30,000 है, तो 30,000 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर 11वां लिखा है कस्टम डिपॉजिट 1,25,000 है। जितनी भी डिपॉजिट लिखी हैं ज़्यादातर कहाँ पर आती हैं, बिन चालू संपत्ति में आती हैं, बराबर। उसके अंदर दीर्घकालीन लोन और धिराण के अंदर आता
है दीर्घकालीन लोन धिराण के अंदर, इसको लिखेंगे कस्टम डिपॉजिट। ओके, 1,25,000। तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास है ये रहा दीर्घकालीन लोन धिराण कितना है 1,30,000। कितना था 1,25,000 था। ओके, 1,25,000 था। क्या था कस्टम डिपॉजिट। ओके, अब दिया है कस्टम डिपॉजिट, कितना दिया है 20,000। तो कहाँ पर आता है बिन चालू दायित्व के अंदर आता है, दीर्घकालीन प्रावधान के अंदर ये आएगा। दीर्घकालीन प्रावधान के अंदर ग्रेजुएटी फंड आता है, तो इसको याद जरूर तैयार करना, ये बार बार पूछा जाता है ग्रेजुएटी फंड। ओके, तो क्या पर आएगा बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन प्रावधान में आता है। तो यहाँ पर है बिन चालू दायित्व है, इसके अंदर दीर्घकालीन प्रावधान है, उसमें आता है ग्रेजुएटी फंड। तो यहाँ लिखते हैं ग्रेजुएटी। ओके, ग्रेजुएटी फंड कितना था, ग्रेजुएटी फंड 20,000 था, तो 20,000 लिखते हैं। ओके, अब लास्ट रह गया है करवेरा का प्रावधान 60,000 है, तो ये जो है चालू दायित्व में आएगा। चालू दायित्व में क्या आता है अल्पकालीन प्रावधान गिना जाता है, अल्पकालीन प्रावधान में करवेरा आता है, 60,000 लिखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास चालू दायित्व के अंदर अल्पकालीन प्रावधान, उसके अंदर आता है करवेरा का प्रावधान, करवेरा का प्रावधान। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है कितना आता है 60,000 आता है, बराबर। आप ये पेन खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से खरीद सकते हो। ये है लिंक का पेंटोनिक पेन, लिंक का पेंटोनिक पेन है, आप इसको खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला ये पेनों में से एक है, टॉप 5 पेनों में से। इसमें ग्रिप अच्छी आती है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी आती है और टिप अच्छी आती है, और ये शानदार अच्छी तरह से चलता है, तेज़ी से चलता है आप चलाओगे तो अब आगे देखते हैं। अब हम इसका टोटल करते जाते हैं जिससे आपको पता पड़े। यहाँ पर देखोगे 10 लाख और 20,000, तो कितना होता है 10,20,000 टोटल हो जाता है, डायरेक्ट बगैर कैलकुलेटर के कर लेते हैं। ओके, इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पर देखो ये अन्य दीर्घकालीन दायित्व तो दिया नहीं है, तो ये 1,30,000 और 20,000 जोड़ते हैं तो 1,50,000 आता है। ओके, यहाँ पर ये नहीं दिया है अल्पकालीन उधारी रकम और अन्य चालू दायित्व तो दिया गया नहीं है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4,60,000 आता है। ओके, 4,60,000। यहाँ लिखते हैं कुल योग जो करते हैं तो यहाँ कितना आता है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से टोटल लगा देते हैं। कितना आएगा 10,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 4,60,000 कितना आता है 16,30,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 16,30,000। ओके, ये हो गया है। अब हम लोग संपत्ति तरफ करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ हमारे पास है सबसे पहले यहाँ का टोटल करते हैं, तो ये अदृश्य संपत्ति नहीं है, अन्य बिन चालू कस्टम डिपॉजिट हमने लिखी नहीं है क्या, तो कस्टम डिपॉजिट यहाँ आती है, यहाँ लिखना चाहिए था कस्टम डिपॉजिट। ओके, डिपॉजिट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ डैश करना पड़ेगा। ओके, तो भूल हो गई उसके लिए माफ़ करना। अब यहाँ पर जोड़ते हैं कितना आता है 10 लाख। ओके, 10 लाख प्लस 30,000 और प्लस 1,25,000 कितना आता है 11,55,000 आता है, 11,55,000। उसके बाद यहाँ करते हैं चालू विनियोग दिया गया नहीं है, फिर 1,80,000, फिर यहाँ पर अल्पकालीन लोन धिराण नहीं दिया, इसका टोटल करते हैं कितना आता है देखते हैं, तो 1,80,000 प्लस 2,30,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 कितना होता है 4,75,000 होता है, तो 4,75,000। ओके, टोटल हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कितना आता है, यहाँ लिखते हैं कुल योग, तो दोनों का योग बराबर आना चाहिए। तो 4,75,000 प्लस 11,55,000
कितना आता है, 16,30,000 आता है। 16,30,000 दोनों साइड का टोटल बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।